क्रूड ऑयल $105 पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद, निफ्टी 24,000 के नीचे और इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस का प्रॉफिट 12% गिर गया। ये सब एक हफ्ते में हुआ। लेकिन इसी बीच S&P 500 रिकॉर्ड हाई पर, इंटेल 23% ऊपर और गिफ्ट निफ्टी आज पॉजिटिव आ रहा है। तो सवाल ये है, क्या मंडे का बाजार क्रैश करेगा या फिर वापसी होगी? आज की पूरी बात आज करते हैं। 25 अप्रैल की सारी बड़ी खबरें, ग्लोबल सिग्नल्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और 27 अप्रैल मंडे के लिए पूरी तैयारी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के बाजार से। याद करो, शुक्रवार 24 अप्रैल को निफ्टी 50 काफी दबाव में था। क्रूड ऑयल $103 के ऊपर गया था, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा था और FIIs बेच रहे थे। निफ्टी 23,897 के पास बंद हुआ था और सेंसेक्स ने 982 पॉइंट्स की गिरावट देखी थी। इससे इन्वेस्टर्स के मन में घबराहट थी। आज शनिवार को इंडियन मार्केट ऑफिशियली बंद है, लेकिन काम नहीं रुका। गिफ्ट निफ्टी, जो मंडे के ओपनिंग का संकेत देता है, आज 24,134 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो शुक्रवार के क्लोज से लगभग 75 से 80 पॉइंट्स ऊपर है। मतलब एक छोटी पॉजिटिव ओपनिंग मंडे को मिल सकती है, लेकिन ये लेवल कितना टिका रहेगा, ये पूरी तरह डिपेंड करेगा इस वीकेंड में ग्लोबली जो हो रहा है उस पर। इंडिया विक्स, जो डर का इंडिकेटर है, 23 अप्रैल को 18 के आसपास था। जब विक्स 18 के ऊपर होता है, बाजार वॉलेटाइल होता है, यानी ऊपर नीचे ज्यादा होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है छोटी पोजीशंस रखो, स्टॉप लॉस टाइट रखो। रुपये की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया काफी दबाव में है। क्रूड के $100 से ऊपर होने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जो सीधे रुपये पर प्रेशर डालता है। FII भी बेच रहे हैं, तो उनकी डॉलर की मांग भी करेंसी को कमजोर करती है। इस हफ्ते के सेक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि मंडे के लिए ये सबसे जरूरी है। पावर सेक्टर इस हफ्ते का साफ विनर रहा। अदानी पावर अकेला 44% ऊपर है। सिर्फ अप्रैल में रिकॉर्ड हाई ₹216.50 पर पहुंचा। वजह 3 है। पहली, दिल्ली और दूसरे शहरों में गर्मी ने बिजली की मांग बढ़ा दी। दूसरी, ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गैस बेस्ड पावर जनरेशन 12 गीगावाट से गिरकर सिर्फ 2 गीगावाट रह गई, यानी कोल बेस्ड प्लांट्स का जमाना आ गया। तीसरी, US कोर्ट ने अदानी ग्रुप के खिलाफ रेगुलेटरी केस डिसमिस कर दिया, जो 2024 से एक बड़ा ओवरहैंग था। अदानी पावर का मार्केट कैप अब 4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। टाइटन, सन फार्मा और M&M को पीछे छोड़ दिया। IT सेक्टर इस हफ्ते काफी मिक्स्ड रहा। इन्फोसिस ने Q4 में अच्छे नंबर्स दिए, लेकिन वित्त वर्ष 2027 गाइडेंस थोड़ी कॉशियस रही। वजह ग्लोबल अनसर्टेनिटी। HCL टेक के रिजल्ट्स भी आए। कंपनी ने 2027 के लिए इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया। IBM ने US में वीक सॉफ्टवेयर नंबर्स दिए, जो गुरुवार को IT सेक्टर पर थोड़ा नेगेटिव असर डाला। लेकिन इंटर ने शुक्रवार को 23% की बड़ी छलांग लगाई और ये असर इंडियन IT पर मंडे को पॉजिटिव रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कल के लिए। इस हफ्ते के बड़े बैंकिंग रिजल्ट्स आ गए, आगे उनका डिटेल में विश्लेषण करेंगे। ऑटो सेक्टर उस दिन सबसे ज्यादा गिरा जब मार्केट ने सेल ऑफ देखा। क्रूड का सीधा असर पेट्रोल प्राइसिंग और इनपुट कॉस्ट पर पड़ता है, इसलिए ऑटो स्टॉक्स इसके प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.9% से ज्यादा गिरा था। फार्मा सेक्टर इस महीने क्वाइटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बनकर उभरा है, जहां डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे स्टॉक्स ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी एक बड़ी वजह ग्लोबल LNG सप्लाई डिसरप्शन है, जिससे चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी और API प्राइसेस ऊपर चले गए, जिसका असर पूरी सप्लाई चेन पर दिखा। यहाँ API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को समझना जरूरी है, जो दवाइयों का मुख्य कच्चा माल होता है और भारत की कई फार्मा कंपनियां इसे बड़े पैमाने पर चीन से मंगाती हैं। जब चीन में LNG महंगा हुआ तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी, जिससे API महंगे हुए और इंडियन कंपनियों के मार्जिन पर दबाव आया। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसी एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनियों ने इस दबाव को काफी हद तक बैलेंस किया, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा US और यूरोप जैसे बाजारों से आता है। डॉलर में होने वाली मजबूत आय और बेहतर प्राइसिंग पावर ने बढ़ी हुई लागत के असर को संभाल लिया, इसलिए इन स्टॉक्स ने हाल के दिनों में आउट परफॉर्म किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, ने Q4 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 16,971 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया, जो पिछले साल से लगभग 12.5% कम है। रेवेन्यू जरूर 13% बढ़कर 2,98,621 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन EBITDA मार्जिन 16.9% से गिरकर 14.9% पर आ गया। बड़ी वजह O2C यानी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट पर मिडिल ईस्ट क्राइसिस का सीधा असर पड़ा। फीड स्टॉक महंगा हुआ, रिफाइनिंग मार्जिन स्क्वीज हुए। जियो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, प्रॉफिट 13% बढ़कर 7,935 करोड़ रुपए। रिलायंस रिटेल भी 11.8% बढ़ी। कंपनी ने ₹6 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया।
कुल मिलाकर नंबर्स थोड़े कमजोर रहे उम्मीद से, लेकिन जियो की ग्रोथ की कहानी इंटैक्ट है। इंडसइंड बैंक के नतीजों में सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत ये रहा कि बैंक ने घाटे से मुनाफे में वापसी की है, जहां Q4 में 594 करोड़ रुपए का पैट दर्ज हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में 2329 करोड़ रुपए का नुकसान था। इसका मतलब है कि बैंक धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार रहा है और रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि सालाना तुलना में मुनाफा अभी भी कमजोर है, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार और करीब 2 साल के बाद डिविडेंड का ऐलान निवेशकों के भरोसे को बढ़ा सकता है। ऐसे में सोमवार को स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अक्सर टर्न अराउंड स्टोरीज को एक्सिस बैंक की चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे, जहां नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा और 7,071 करोड़ रुपए पर आया, यानी सालाना आधार पर सिर्फ 0.6% की हल्की गिरावट दिखी। इसका मतलब है कि कमाई स्थिर रही, लेकिन कोई बड़ा ग्रोथ ट्रिगर इस बार नजर नहीं आया। कंपनी ने 2001 करोड़ रुपए का एक बार का प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग किया है, यानी संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए पहले से ही पैसा अलग रख लिया। साथ ही एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है, जहां ग्रॉस एनपीए 1.23% और नेट एनपीए 0.37% पर आ गया, जो बैंक के लिए पॉजिटिव संकेत है। बिजनेस ग्रोथ मजबूत रही, जहां लोन्स 19% और डिपॉजिट्स 14% बढ़े, जो बताता है कि बैंक की लेंडिंग और ग्राहक बेस दोनों बढ़ रहे हैं। ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया गया है। अब सोमवार को बाजार की नजर इस पर रहेगी कि मिक्स नतीजों को निवेशक कैसे लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने चौथी तिमाही में स्थिर और संतुलित प्रदर्शन दिखाया है, जहां नेट प्रॉफिट करीब 4.9% बढ़कर 319 करोड़ रुपए रहा। असली ताकत इसकी कोर इनकम यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखी, जो 15.7% बढ़कर 5,677 करोड़ रुपए पहुंच गई, जिससे साफ है कि बैंक की लेंडिंग ग्रोथ लगातार मजबूत बनी हुई है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला है, जहां ग्रॉस एनपीए घटकर 1.61% और नेट एनपीए 0.48% पर आ गया। साथ ही प्रोविजंस में बड़ी गिरावट आई है, जो घटकर 869 करोड़ रुपए रह गया, जिसे संकेत मिलता है कि बैंक पर खराब लोन का दबाव अब कम हो रहा है और बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। बैंक की ग्रोथ कई सेगमेंट से आ रही है, जैसे मॉर्गेज, व्हीकल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स और बिजनेस बैंकिंग। वहीं क्रेडिट कार्ड बेस 45 लाख के पार पहुंच गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा दबाव अब कम हो चुका है और आगे डिपॉजिट्स व लेंडिंग ग्रोथ दोनों में मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है। RBL बैंक ने चौथी तिमाही में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, जहां नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़कर 230 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 68.7 करोड़ रुपए था। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 6.9% बढ़कर 1,677 करोड़ रुपए रहा और फी इनकम बढ़ने से अदर इनकम भी मजबूत रही, जिससे कुल मिलाकर अर्निंग प्रोफाइल बेहतर हुआ है। बैंक की ग्रोथ भी मजबूत रही है, जहां लोन्स यानी एडवांसेस 23% बढ़कर 1.14 लाख करोड़ रुपए हो गए और डिपॉजिट्स 25% बढ़कर 1.39 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। खास बात यह है कि रिटेल और होलसेल दोनों सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ आई है। साथ ही कासा रेशियो 33.6% तक पहुंचना लो कॉस्ट डिपॉजिट्स बढ़ने का संकेत देता है। एसेट क्वालिटी में भी बड़ा सुधार दिखा है, जहां ग्रॉस एनपीए घटकर 1.45% और नेट एनपीए 0.39% रह गया, जबकि अनसिक्योर्ड लोन्स का हिस्सा भी कम हुआ है। बैंक ने ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है और मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में मार्जिन स्टेबल हो सकते हैं, जिससे आगे परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता है। अब सबसे जरूरी सेगमेंट ग्लोबल ट्रिगर्स, क्योंकि आज दुनिया में जो हो रहा है वो मंडे के 9:15 AM पर सीधा दिखाई देगा। अमेरिकी बाजारों ने हफ्ते का अंत जबरदस्त मजबूती के साथ किया, जहां S&P 500 करीब 0.8% चढ़कर 7,165 के आसपास रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ और नैस्डैक 1.6% उछलकर 24,837 पर पहुंच गया। डाउ जोन्स थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन कुल मिलाकर ग्लोबल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव दिखा, जिसका असर सोमवार सुबह भारतीय बाजार के ओपन पर दिख सकता है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रोल सेमीकंडक्टर स्टॉक्स का रहा, जहां इंटेल में करीब 23% की जोरदार छलांग आई। SOX इंडेक्स ने लगातार 18वां पॉजिटिव सेशन रिकॉर्ड किया। अप्रैल में ये इंडेक्स करीब 38% चढ़ चुका है। वहीं एनवीडिया भी रिकॉर्ड हाई के आसपास है और इसका मार्केट कैप फिर से $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो टेक सेक्टर की मजबूत मोमेंटम को दिखाता है। अब अगले हफ्ते का फोकस और भी अहम होने वाला है, क्योंकि एप्पल, अमेजॉन, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। ये सभी ग्लोबल टेक ट्रेंड को सेट करते हैं, इसलिए इनके रिजल्ट्स का सीधा असर इंडियन IT सेक्टर और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ सकता है।
सबसे पहले ग्लोबल रिस्क की बात करें तो इस समय पूरा फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है, जहां यूएस और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। ये वही रूट है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ की कोई भी हलचल सीधे ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और सप्लाई चेन को प्रभावित करती है। इस तनाव का असर क्रूड ऑयल पर साफ दिख रहा है, जहाँ ब्रेंट करीब $105 और WTI $94 के आसपास बंद हुआ। इतनी ऊंची कीमतें इन्फ्लेशन बढ़ाती हैं और खासकर इंडिया जैसे देशों पर दबाव डालती हैं, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। हालांकि एक पॉजिटिव संकेत भी आया है, जहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे हैं और बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। साथ ही यूएस की तरफ से भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को बातचीत के लिए भेजा गया है, जिससे आने वाले दिनों में किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद बन रही है। अब बात करें यूएस पॉलिसी की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने शिपिंग वेवर को 90 डेज के लिए बढ़ा दिया है। इसका मकसद फ्यूल, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामानों की सप्लाई को स्मूथ बनाए रखना है, ताकि लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स के बावजूद मार्केट में अवेलेबिलिटी बनी रहे। ये फैसला जोन्स एक्ट के कुछ नियमों में ढील देता है, जिससे अब विदेशी जहाजों को भी यूएस के अंदर माल ढुलाई की इजाजत मिल गई है। इससे शिपिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, समुद्री रास्तों पर भीड़ कम होगी और सप्लाई चेन ज्यादा एफिशिएंट बनेगी। इसका सीधा फायदा रिफाइनर्स, ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेगा, जो अब डिमांड के हिसाब से तेजी से सप्लाई भेज पाएंगे। खासकर फ्यूल और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स में ये राहत काफी अहम है, जिससे शॉर्ट टर्म में कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ डोमेस्टिक शिपिंग कंपनियों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे लोकल इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। इसलिए यूएस सरकार आने वाले महीनों में मार्केट सिचुएशन पर करीबी नजर बनाए। इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल समेत करीब 40 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसका मकसद ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को रोकना है। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है और क्रूड प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। साथ ही अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी देश या कंपनी ईरान से ऑयल खरीदेगी या उससे जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेगी, उस पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। इसका असर ग्लोबल ट्रेड फ्लो पर पड़ेगा और मार्केट सेंटिमेंट को कॉशियस बना सकता है। अब यूएस इकोनॉमी से जुड़ा एक अहम संकेत भी आया है, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स अप्रैल में 49.8 पर आ गया है, जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड जैसे समय से भी नीचे है। इसका मतलब है कि यूएस कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है, जो ग्लोबल मार्केट्स और एफआईआई फ्लोज के लिए वार्निंग साइन हो सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट से एक राहत की खबर भी है, जहां इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर को डोनाल्ड ट्रंप ने 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। दोनों देशों के नेता वॉशिंगटन में बातचीत करेंगे, जिससे रीजन में थोड़ी स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है और ये ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए हल्का पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। एफआईआई का व्यवहार इस महीने समझना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते का ट्रेंड देखो, एफआईआई लगातार बेच रहे हैं। अप्रैल में अब तक कुल एफआईआई सेलिंग 40,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई है कैश मार्केट में। शुक्रवार 24 अप्रैल को भी बड़े सेल ऑफ के संकेत थे। 3 वजह समझो। पहली वजह, क्रूड $100 से ऊपर है। जब क्रूड इतना ऊपर होता है, इंडिया की मैक्रो तस्वीर बिगड़ती है। इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपया सब दबाव में आते हैं। विदेशी निवेशक डॉलर में सोचते हैं। रुपया 26 में 11% डेप्रिशिएट हुआ। दूसरी वजह, यूएस में इंटेल, इन्विडिया, एएमडी सब ऊपर जा रहे हैं। ग्लोबल फंड मैनेजर्स वहां पैसे लगाना ज्यादा सही समझ रहे हैं अभी। तीसरी वजह, वैल्यूएशन। निफ्टी अभी भी 20x पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है, साउथ कोरिया, जापान की तुलना में, जो 15 से 17x पर है। लेकिन एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात, एफआईआई ने पूरे वित्त वर्ष 2026 में 8.5 लाख करोड़ रुपए की बाइंग की कैश मार्केट में। एसआईपी कंट्रीब्यूशंस हर महीने 29,000 करोड़ रुपए से ऊपर रही, एक ऐसा मजबूत आधार जो बाजार को क्रैश नहीं होने दे रहा। इसी वजह से निफ्टी अपने लो 22,000 से रिकवर करके 23,900 तक आया। गोल्ड इस समय करीब $4,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे हफ्ते में 2 से 3% की गिरावट दिखी है। आमतौर पर युद्ध या तनाव के माहौल में गोल्ड सेफ हेवन बनता है, लेकिन इस बार क्रूड की तेजी से इन्फ्लेशन का डर बढ़ा और फेड रेट कट की उम्मीद कम हुई, इसलिए गोल्ड में दबाव देखने को मिला। सिल्वर भी गोल्ड के साथ कमजोर रहा और इसमें भी गिरावट का रुख बना रहा। ऐसे में एमसीएक्स पर सिल्वर के लेवल्स को ध्यान से ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर की ओवरऑल स्टोरी अभी भी इंटैक्ट मानी जा रही है। आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रोसेस जारी रहेगा और इसके जरिए करीब 30,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया का ये कदम बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है, जिससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां करीब 800 करोड़ रुपए ग्राहकों का पैसा अब भी फंसा हुआ है, जबकि ऑपरेशन बंद हुए 2 साल हो चुके हैं। कई बार ट्रांसफर और निकासी के मौके दिए गए, लेकिन इसके बावजूद पूरा पैसा बाहर नहीं निकल पाया, जो ग्राहकों के लिए चिंता की बात है। यूपीएल लिमिटेड अपनी ब्राजील यूनिट के जरिए सिनोवा में $86.7 मिलियन का निवेश करने जा रही है, जिससे उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 55.81% हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी कंपनी सिनोवा पर कंट्रोल नहीं लेगी और इसे एसोसिएट कंपनी के रूप में ही रखा जाएगा, यानी रणनीतिक विस्तार के साथ रिस्क कंट्रोल भी बनाया रखा गया है। सन फार्मा एक बड़े ग्लोबल एक्विजिशन की तरफ बढ़ रही है, जहां ऑर्गेनन के एसेट्स को करीब $12 बिलियन में खरीदने की तैयारी है। ये डील डेट और इंटरनल कैश के मिश्रण से फंड होगी और अगर पूरी होती है तो कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस और रेवेन्यू बेस दोनों मजबूत हो सकते हैं। मनापुरम फाइनेंस को लेकर सेबी ने सख्ती दिखाई है, जहां कंपनी के एमडी वीपी नंदकुमार को प्लेज्ड शेयर्स की जानकारी देने में देरी के कारण चेतावनी जारी की गई है। ये मामला पुराने लेन देन से जुड़ा है, लेकिन इससे साफ होता है कि रेगुलेटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स पर काफी सख्त नजर रख रहा है। बंधन बैंक पर आरबीआई ने 4.18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि बैंक केवाईसी नियमों और रिस्क असेसमेंट में कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर पाया। आरबीआई ने साफ किया कि ये कार्रवाई सिर्फ नियमों के उल्लंघन पर आधारित है और इससे ग्राहकों के लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मुथूट होसिंग फाइनेंस पर भी आरबीआई ने 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जो फेयर प्रैक्टिस कोड के कुछ नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। ये संकेत है कि रेगुलेटर हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी सेक्टर में भी कंप्लायंस को लेकर सख्ती बढ़ा रहा है। सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए नेट सेटलमेंट की अनुमति दे दी है, जिससे अब एफआईआईज अपने कैश मार्केट ट्रेड्स को ज्यादा एफिशिएंटली सेटल कर पाएंगे। इससे खासकर इंडेक्स रीबैलेंसिंग के दौरान कॉस्ट और ऑपरेशनल फ्रिक्शन कम होगा, जो लॉन्ग टर्म में एफआईआई इनफ्लोज के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। इसके अलावा सेबी ब्रोकर्स के लिए रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट और मजबूत होगा। इसका सीधा फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ओवरऑल मार्केट इकोसिस्टम ज्यादा सुरक्षित बनेगा। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व 28 से 29 अप्रैल को अपनी अगली पॉलिसी मीटिंग करने वाला है, जहां इन्फ्लेशन, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम डेटा के आधार पर इंटरेस्ट रेट्स पर फैसला लिया जाएगा। अभी तक 2026 में फेड ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है और मार्च मीटिंग में भी इसे 3.5% से 3.75% के दायरे में स्थिर रखा गया था। इस मीटिंग पर बाजार की खास नज़र इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स ये समझना चाहते हैं कि क्या इस साल फिर से रेट कट्स शुरू हो सकते हैं। अगर फेड नरमी दिखाता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईआई फ्लोज वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर सख्ती जारी रही तो बाजार पर दबाव बना रह सकता है। फेड के फैसलों का असर सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट, लोन इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड रेट्स और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स सब पर पड़ता है। मीटिंग के बाद जेरोम पावल की कमेंट्री और आउटलुक से आने वाले समय की दिशा का संकेत मिलेगा, इसलिए ये इवेंट इन्वेस्टर्स के लिए बेहद अहम है। अगर ये वीडियो आपके काम आई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि कल की अपडेट मिस न हो।